नीट फिजिक्स 2020 का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 into 10 to the power minus 9 centimeter. The electric potential due to the dipole of a point of distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the axis. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें सिंपली फार्मूला पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन और स्क्वायर। तो यहाँ पे k की जो हमारी वैल्यू है कांस्टेंट होता है, क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। p की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 16 इंटू 10 टू द पावर 9। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और आर स्क्वायर 0.6 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 0.36। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा 200 वोल्ट, दैट मीन्स 200 वोल्ट। हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स व्हेन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज π/3। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड द फेज डिफरेंस फ्रॉम द सर्किट इज π/3। क्या चीज बता रहा है कि किसी एलसीआर सर्किट में जब हम एल को रिमूव कर रहे हैं या सी को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा फेज डिफरेंस कितना है, π/3 है। इससे हमें क्या चीज पता चल रही है कि एक्स एल जो है ये किसके इक्वल है, एक्स सी के इक्वल है। और एक्स एल जब एक्स सी के इक्वल होता है तब की कंडीशन हमारी होती है रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, z इज इक्वल टू आर। और जब z इज इक्वल टू आर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होता है z अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर क्या कह रहा है कि हाफ कर दी जाए, तो अगर फ्रीक्वेंसी ही कम हो जाएगी तो वहाँ पे एमिशन होगा नहीं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा होगा वो जीरो हो जाएगा। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें भी क्या बताने वाला है, सीधे सीधे सिंपली हमें पता होता है स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 t-2 या फिर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम अ रेस्ट to a potential difference of v volt if the d Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 to the power minus 2। हमें सिंपली पता है क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1.227 अपॉन अंडर रूट वी। ठीक है। यहाँ पे जब हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे ये और अंडर रूट वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली हमारा वी की वैल्यू आ जाएगी 10 to the power 4 वोल्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्स क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैरड। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 माइक्रोफैरड से जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कितना हो जा रहा है, 30 माइक्रोफैरड हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि हमारे जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, 6 माइक्रोफैरड से 30 माइक्रोफैरड। दैट मीन्स ये कितना हो रहा है 5 टाइम्स। जितने टाइम्स बढ़ता है, हम यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू ले रहे हैं 5, क्योंकि 5 टाइम्स से बढ़ रहा है। और कैसे निकालते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी निकालने के लिए सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर से, और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 8.85 से हमारा आंसर आ जाएगा तुरंत 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10 सी स्क्वायर एन -1 एम स्क्वायर। क्वेश्चन 7 देखते हैं, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है तो सिंपली हमें पता है कि इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स होगा। कहीं कहीं पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सेमीकंडक्टर होगा, लेकिन सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की जाती है। यहाँ पे कहीं पे कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स को सही मानेंगे। बाकी देखते हैं कि नीट कौन सा आंसर मानता है। क्वेश्चन 8 का है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें से ऑप्शन क्या होगा, द बेस रीजन मस्ट बी थिन एंड वेरी लाइटली डॉट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, a screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions on its circular scale। तो हमें जब किसी चीज की पिच कैलकुलेट करनी होती है तो पिच का सीधे सीधे मतलब ये होता है, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 0.01, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.5। ठीक
ठीक है, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात होती है तो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री है। ठीक है, और 180 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए निगेटिव साइन का सिंपली मतलब ये है कि ये निगेटिव साइन, इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो कैसे निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, हमें बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू भी यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4×10⁻⁷। ठीक है, एन यहाँ पे जो है स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लेंथ, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100/0.5 मीटर में चेंज करेंगे इसको, 200 टर्न्स आ जाएगा एन की वैल्यू। और आई करंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2.5। सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसका जब हम, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्या ऑप्शन है, 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, सी ऑप्शन जो है हमारा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट हिट्स द ग्राउंड एट अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। बहुत सिंपल है, कोई 8th या 9th का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 6400 इज इक्वल टू 400 माइनस 2 10 एंड h। जी की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन है। h की वैल्यू जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आ जाएगी h की वैल्यू 300 मीटर्स। इसका मतलब ऑप्शन हमारा 300 मीटर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस। ये कलर कोड यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो, गोल्ड, सिल्वर। कलर कोड पूछ रहा है तो हमें सिंपली पता है कि कलर कोड जो गोल्ड का होता है उसकी टॉलरेंस होती है 5% और सिल्वर के लिए टॉलरेंस होती है 10%। यहाँ पे जाहिर सी बात है गोल्ड के लिए बात कर रहे हैं तो 5% 470 ओम और 5% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लास्ट कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल म्यू IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। ब्रूस्टर्स एंगल कितना होता है, तो ब्रूस्टर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमको पता है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू tan IB ब्रूस्टर एंगल। तो ये जो म्यू होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जब म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी इसका मतलब जो ये एंगल होगा tan की कौन सी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, तो 1 से ज्यादा tan की वैल्यू होती है 45 और 90 के बीच में। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इस तरीके से हम निकालें कि यहाँ पे म्यू जो है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। और tan की वैल्यू 1 से ज़्यादा कौन सी होती है, 45 से और 90 के बीच में जो tan की वैल्यूज होती हैं वो 1 से ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब जो ब्रूस्टर एंगल की वैल्यू है 45 और 90 के बीच में होगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, इट इमर्जेस। सबसे पहले देखते हैं कि एक स्मॉल एंगल प्रिज्म है। ठीक है, ये लाइट यहाँ से एंटर हो रही है और जाके यहाँ से, और ये नॉर्मली यहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये एंगल हो गया R2, ये एंगल हो गया R1, ये एंगल हो गया I। ठीक है, तो ये क्या हो गया R1 और R2। ठीक है, तो जब R2 की हमें पता है क्या होता है, A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ठीक है, और R2 जब नॉर्मली वहाँ पे एंटर हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा कि R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी A इज इक्वल टू हो गया हमारा R1। और A की वैल्यू जैसे ही R1 होगी तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता है कि साइन I 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R। ठीक है, और R1, तो जैसे ही यहाँ पे ये साइन I है, हमें पता है कि साइन I को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है, किसी भी स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए साइन I की वैल्यू सिर्फ I हो सकती है और साइन R की वैल्यू सिर्फ R हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, म्यू, और साइन R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू A है, दैट मीन्स ये A।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा म्यू ए, यानी म्यू ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू सिलेंडर्स ए एंड बी आर इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉपकॉक। It contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evaporated. The entire system is thermally insulated. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? The entire system is thermally insulated. जब भी कभी हमारा entire system thermally insulated होगा, पूरी तरीके से insulated होगा, तो हमारा जो स्टॉप कॉक जब निकाली जाएगी तो जो हमारा प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा? हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तब हमारा क्या प्रोसेस होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा पूरा होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर्स मॉडल किस चीज के लिए वैलिड नहीं होता है? तो ये ऑप्शन भी हमारा है, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए हमारा बोहर्स मॉडल जो है वो वर्क नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम आर टाइड टू ends ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग इज पासेज ओवर अ पुली इन अ फ्रिक्शनलेस एक्सिस। इसका फिगर भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, कुछ इस टाइप का फिगर था। ये इधर यहाँ पे 6 किलोग्राम मास था और यहाँ पे 4 किलोग्राम मास था। तो सिंपली जब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है एक्सेलरेशन, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जी डिफरेंस ऑफ मासेस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 माइनस m2 एक 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था और दूसरा 6 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, तो ऊपर क्या आ जाएगा? g इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2। जब 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। दैट मीन्स g बाई 5 हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है सही होगा g/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन रीजन द स्पेस विद द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मीटर क्यूब द डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक रीजन। सिंपली यहाँ पे हमको बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। जब ये dv अपॉन dr हम लोग करेंगे तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि v क्या हो रहा है? v, और r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सिर्फ डिफरेंशिएट कर देना है उसको r के रिस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 इज बम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स 36 क्रोमियम 89 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। क्या पता चल रहा है कि यूरेनियम पे जब हम लोग न्यूट्रॉन करते हैं 0 एंड 1 तब क्या बनता है? क्रिप्टन बनता है प्लस 3 0 एंड 1 फॉर्म होते हैं। ठीक, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 235 है, ये है 36 और यहाँ पे है 89। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इनके जो मॉलिक्यूलर मास हैं इनको ऐड कर सकते हैं, या फिर जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 92 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो अगर हम 92 में से 36 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा 56 आएगा, या फिर इसके एटॉमिक मास में से 235 प्लस 1 आ जाएगा 236। 236 में से हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे? 89 और 3 है, दैट मीन्स 92 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 144 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 56 बेरियम 144, ये इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज। तो यहाँ पे सिंपल हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m हो जाएगा हमारा 0.5 g और c हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एनर्जी मास इक्वेशन जो आइंस्टीन का है, तो हम सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4.5 × 10⁻13 जूल। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर एंड d एंड नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ये तो सिंपल सीधे सीधे डायरेक्टली फार्मूला पूछ रहा है हमसे। तो फार्मूला क्या होता है? 1/√2 n/d²। फार्मूला है, बस उस पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ l, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass m is suspended. यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो यंग्स मॉडुलस सीधी सी बात है क्या होता है हमारा यंग्स मॉडुलस? y इज इक्वल टू क्या होता है हमें बताना है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ चेंज हो रही है, जब चेंज इन लेंथ होता है तो डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो L1 माइनस एल। और जैसे हम उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी? mgl अपॉन a डेल्टा एल, और दैट मींस L1 माइनस एल। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻⁻20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हमें वैल्यू निकालनी है हम सिंपली क्या करेंगे? जितनी एनर्जी है इसको डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से।
तो 10 की पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.06, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे आंसर हमारा 32 न्यूटन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है कि जो भी सोल्यूशन सारे लंबे हो रहे थे वो मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में करवा के अपनी साइट पे डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन द ट्रुथ टेबल इज। लॉजिक सर्किट क्या है, ये हमारा एक गेट लगा हुआ है, एक ये गेट है और एक ये हमारा गेट कनेक्टेड है। तो यहाँ से जब दो साइड से इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट कैसा होगा। तो चार ऑप्शन इसके दिए हुए थे, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, ए के लिए 0, बी के लिए 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 0 इनपुट देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये सारा इनपुट हो गया, 0 देने पे 1 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ए की वैल्यू क्या है 0 0 1 1, बी की वैल्यू 0 1 0 1 और वाई की वैल्यू की 0 0 0 एंड 1। तो ये हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इफ कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। फ्रिंज विड्थ क्या हो जाती है हमारी पाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्या हो जाता है कैपिटल डी। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेज देन फ्रिंज विड्थ बिकम्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई इंटू 2d अपॉन ये हाफ हो रही है हाफ, तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई 2। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई लैम्डा 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये कितनी हो गई 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है द कैपिलरी of radius r is immersed in water and water rise in it to height of h. The mass of the water of the capillary is 5 gram. Another capillary of radius 2r, ये ध्यान रखना है कि रेडियस इसकी डबल हो गई है। Immersed water, the mass of the water will rise in this tube is, कितना वाटर राइज करेगा। तो हमें पता है क्या होता है h प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। h जो है वो 1 अपॉन r के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यानी मास किसके प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्योंकि कैपिलरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, यानी मास जो होगा इसका ये प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर की, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है सिलेंडर में जो भी वॉल्यूम होगा उसका, यानी जो मास होगा वाटर का वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2r है। ठीक, तो 2r का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे अगर वाटर का जो मास था वो कितना था 5 ग्राम था, तो 5 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ग्राम हमारा। ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।